Good morning students. Now in today's lecture we will discuss some different types of forces. देखिए types of forces, तो एक दो लेक्चर के अंदर हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले, ओके, जो हमें नेक्स्ट आर्टिकल में लगने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो एक एक फोर्स यहाँ पर हम ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर मेन टू टाइप्स। नंबर वन, रियल फोर्सेस and second one is pseudo forces. अब pseudo forces मतलब क्या होता है? नॉन रियल फोर्सेस या फिर इमेजिनरी फोर्सेस। देखिए रियल फोर्सेस एंड pseudo फोर्सेस। तो रियल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? द फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन नेचर, जिनका अस्तित्व होता है इस नेचर के अंदर। ओके, द फोर्सेस विच एग्जिस्ट इन नेचर, या फिर द फोर्सेस विच हैज़ इंट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट बॉडीज और पार्टिकल्स। ओके, द फोर्सेस विच आर प्रेजेंट और एग्जिस्ट इन नेचर जनरली नोन एज रियल फोर्सेस, एंड द फोर्सेस विच डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर आर नोन एज सूडो फोर्सेस या फिर नॉन रियल फोर्सेस। फिर इनका पता कब चलता है हमें? सूडो फोर्सेस, ओके, देखिए सूडो फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट नहीं होते लेकिन अराइज होते हैं। दे अराइजेस, ओके, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तभी यहाँ पर सूडो फोर्सेस अराइज होते, डेवलप होते, लेकिन इन जनरल नेचर में वो नहीं होते। सो सूडो फोर्सेस ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। तो पहले रियल फोर्सेस कौन कौन से देखते हैं। तो इन नेचर देयर आर मेन 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, देखिए इसमें नंबर 1 कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 4, वीक न्यूक्लियर फोर्स। These are 4 fundamental real forces that present in the nature. देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक हो गया, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, कुछ किताब में यहाँ पर 3 फंडामेंटल फोर्सेस दिए। थर्ड कौन सा दिया है? न्यूक्लियर फोर्स। और कुछ किताब में न्यूक्लियर फोर्स के 2 टाइप्स और दिए, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। वैसे अगर देखते हैं हम तो सिर्फ 3 टाइप ही होते हैं यहाँ पर, 3 फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स, और उसमें फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर 4 फंडामेंटल रियल फोर्सेस होते हैं इन द नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होता है? द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन अर्थ एंड मून, है ना। देखिए मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन बिकॉज ऑफ सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए इन सोलर सिस्टम में क्या होता है कि एवरी प्लैनेट, ओके, सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट्स, दे रिवॉल्व्स अराउंड द सन बिकॉज ऑफ सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारी एक सोलर सिस्टम हो गई, एडजेसेंट सोलर सिस्टम, उसके एडजेसेंट सोलर सिस्टम, उससे एक गैलेक्सी बनती है, मिल्की वे गैलेक्सी हमारी। ओके, तो यहाँ पर गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स या प्लैनेट्स होंगे, ऑल आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड बिकॉज ऑफ विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो यूनिवर्स है पूरा, इट इज़ गवर्न मोस्टली बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इतना क्लियर हो रहा है हमको कि स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज, यूनिवर्स, इसके अंदर कौन सा फोर्स ज़्यादातर होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या होता है? देखिए किसी भी कंपाउंड को, अगर ये मार्कर पेन है तो यहाँ पर प्लास्टिक मॉलिक्यूल से ये बना है। अगर वुड पीस कंसिडर करते हैं हम तो वहाँ पर सेलुलोज मॉलिक्यूल से बना होता है। अगर आयरन टेबल हम कंसिडर करते हैं, है ना, आयरन टेबल, तो वहाँ पर आयरन के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसी सब्सटेंस के अंदर सब मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होते हैं, सो दैट फोर्स
इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए यहाँ पर ये सब्सटेंस यहाँ पर रॉड है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ता हूँ तो ये सारे मॉलिक्यूल्स इंटरकनेक्टेड है, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उसके डिफरेंट टाइप्स कौन से, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब न्यूक्लियर फोर्स, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पता है, एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं ना, दिस पार्टिकल्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और सारे प्रोटॉन्स पार्टिकल एक साथ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव प्रोटॉन के बीच रिपल्शन होते हुए भी वहाँ पर वो एक साथ रहते हैं, इसका मतलब वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स होगा। द न्यूक्लियस विच बाउंड टुगेदर इन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से होता है, तो ये हम डिटेल में देखने वाले स्टूडेंट। सो दिस आर रियल फोर्सेस। ओके, और सेकंड टाइप कौन सा है? सूडो फोर्सेस। दैट मीन्स सूडो फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच हैज नो एग्जिस्टेंस इन द नेचर बट दे अराइजेस इन नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होता है कि एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सरफेस। तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखिए अगर हम यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते तो दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इस तरह से इस यूनिवर्स में क्या होता है कि स्टार प्लैनेट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अर्थ और मून के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ और सन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एक स्टार और अदर स्टार, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होता है स्टूडेंट। सो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है दैट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जिससे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है स्टूडेंट बिटवीन टू मैसिव पार्टिकल्स। तो देखिए यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं, सपोज देयर मासेस आर m1 एंड m2। ओके, और उनके सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है यहाँ पर, लेट दैट डिस्टेंस इज r। तो इनके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वैसे किसी भी मैसिव पार्टिकल होता है अगर, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल, वेदर इट इज माइक्रो साइज या मैक्रो साइज। माइक्रो साइज मतलब स्मॉल साइज, वेरी टाइनी स्मॉल साइज पार्टिकल अगर होते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स। ओके, तो वो भी एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं स्टूडेंट। या फिर मैक्रो साइज मतलब साइज ऑफ अर्थ, साइज ऑफ जुपिटर, साइज ऑफ मून, साइज ऑफ और गैलेक्सी, ये बहुत बड़ी साइज है ना यहाँ पर, ह्यूज साइज। तो ये भी एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। मतलब अगर पार्टिकल है, वेदर इट इज मास इज स्मॉल और वेरी ह्यूज, ओके, irrespective of their masses they exert gravitational force on other particle। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को मास है तो उसके सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड तैयार करता है स्टूडेंट। तो चलिए इस दो मास के बीच यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, दैट इज स्टेटेड बाय न्यूटन। सो दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये इसका स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए पहले, एवरी पार्टिकल of matter attracts, every particle of matter attracts every other particle with a force which is okay, नंबर 1 इसमें देखिए which is मतलब दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their masses and second inversely proportional
proportional to the square of distance between them। देखिए इस तरह का स्टेटमेंट यहाँ पर, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड independent of medium, and this force is along a line joining their centers। ओके तो इतना ये स्टेटमेंट है। देखिए तो इसका मीनिंग क्लियर करते हैं स्टूडेंट। तो एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, and this force is independent of medium and directed along the line joining their centers। okay, consider A और B पार्टिकल जिसका मास है m1 m2 और उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर r है। तो चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर करते हैं। तो फोर्स जो होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब इस दो बॉडी का मास कितना है, m1 m2, उसका प्रोडक्ट m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच डिस्टेंस कितना है यहाँ पर r, तो दैट इज r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया इस स्टेटमेंट का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन निकालने के बाद हम कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट हम लेते हैं कैपिटल G, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज कैपिटल G? कैपिटल G का मतलब होता है यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो इट इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, और इसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, देखिए जी के लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या तैयार होगा, F इंटू आर स्क्वायर, F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। तो F मतलब न्यूटन, आर स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इंटू किलोग्राम स्क्वायर। सो दिस इज कांस्टेंट वैल्यू स्टूडेंट। Why it is known as यूनिवर्सल कांस्टेंट? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अर्थ और मून के बीच है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इतना ही होता है, 6.67 10⁻11। ओके, अर्थ और सन के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पर भी कांस्टेंट इतना ही होता है। मतलब इस यूनिवर्स के अंदर अगर एक स्टार और दूसरा स्टार, एक प्लैनेट दूसरा प्लैनेट, एक प्लैनेट और दूसरा स्टार, अगर डिस्टेंस इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिस्टेंसेस, ओके, तो हर एक इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इतना ही होता है स्टूडेंट, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो दिस कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स irrespective of the masses of the particles and irrespective of the distances between them. So that's why it is known as universal gravitational constant. Okay, तो ये जो फोर्स होता है देखिए इसमें, and independent of medium and this force is directed along the line joining their centers। देखिए इस दो पार्टिकल के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है स्टूडेंट, दैट इज डायरेक्टेड along the line joining this force। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्फीयर ऑन बी, लेट दिस इज एफ ए। ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए स्फीयर इज एफ बी। अगर ए स्फीयर बी स्फीयर के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बॉडी। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय बी स्फीयर ऑन ए, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बी। जैसे देखिए यहाँ पर अगर पेन ड्रॉप कर देते हैं हम तो पेन कैसे मूव होगी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ।
तो ये अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वैसे यहाँ पर अगर दो पार्टिकल्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, टूवर्ड्स देयर सेंटर ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, तो इस तरह से एक एक कैरेक्टरिस्टिक हम इसके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, देखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स along the line joining centers of two bodies, मतलब along the line होता है, ठीक है, joining their centers, और डायरेक्शन कैसी होती है, towards the center of the body। सेकंड यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में जैसे दिया है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। देखिए मतलब इस दो बॉडी के बीच यहाँ पर हम फ्री स्पेस कंसिडर करते हैं, फ्री स्पेस। ओके, जैसे देखिए अर्थ और मून के बीच स्पेस है, फ्री स्पेस है ना, सन और अर्थ के बीच भी फ्री स्पेस है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो फ्री स्पेस एक तरह का मीडियम है, ठीक है। तो इनके बीच जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्टूडेंट, तो उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है अगर हम फ्री स्पेस के जगह पर यहाँ पर एयर लाते हैं या फिर अदर मीडियम लाते हैं, ठीक है। अगर अदर मीडियम है, सपोज दो बॉडीज़ यहाँ पर हम लिक्विड के अंदर डिप करते हैं, है ना, वाटर के अंदर, तो उनके बीच उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। अब इंटरवेनिंग मीडियम का मतलब क्या होता है, द मीडियम विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू बॉडीज। तो इनके बीच अगर फ्री स्पेस है, एयर है या फिर लिक्विड है या फिर और कुछ मीडियम है, तो इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्ट नहीं होता है, वो रिमेंस वैसे रहता है, रिमेंस सेम। ओके, देन नंबर 3, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नेवर रिपेल ईच अदर, बॉडीज नेवर रिपेल ईच अदर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ओके, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर हम देखने वाले हैं, देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। ओके, मैग्नेटिक फोर्स भी वहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्शन होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट नंबर 4, इट इज़ वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर पार्टिकल के बीच डिस्टेंस कितना भी हो, कम हो या फिर ज़्यादा हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वहाँ पर रहता है। देखिए अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो इतने डिस्टेंस पर भी सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर है ना, अर्थ तो बहुत नज़दीक है, जुपिटर, ओके, सैटर्न, नेपच्यून, ये जो प्लैनेट्स हैं ये बहुत दूर है ना सन से, तो उनके ऊपर भी सन का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है। यही तक नहीं, वन स्टार एंड अदर स्टार, अपना जो स्टार है सन और दूसरा एक स्टार हम अगर कंसिडर करते हैं, उनके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके, गैलेक्सी की साइज़ बहुत बड़ी है ना स्टूडेंट, तो गैलेक्सी मतलब उसका जो डायमीटर अगर हम लेते हैं, तो गैलेक्सी के दो एक्सट्रीम स्टार भी हम कंसिडर करते हैं, तो उनके बीच भी यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, इन्फिनाइट भी हो सकता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है इन्फिनाइट है, मतलब इट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। ओके स्टूडेंट, देन नंबर 5, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक फोर्स। देखिए जितने भी यहाँ पर रियल फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, अमॉन्ग दिस 3 फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, लेकिन उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है स्टूडेंट। नेक्स्ट नंबर 6,
ग्रेविटेशनल फोर्स obeys inverse square law of distance। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, दैट मीन्स इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। तो ये यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टूडेंट। तो बाकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स और उससे रिलेटेड जो फेनोमेनॉस है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, ये पार्ट हम ग्रेविटेशन टॉपिक में देखने वाले स्टूडेंट। तो फिलहाल यहाँ पर टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर हम सिर्फ फोर्स का मीनिंग और ब्रीफली उसका डिस्कशन करने वाले। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स हो गया स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।